17वीं सदी में वीओसी में साइन करने वाले हर 3 में से एक डच नाविक घर वापस नहीं लौटा। उनके जिस्म किसी पराये समंदर की तह में डूब गए या दूर किनारों पर बिना निशान वाली कब्रों में सड़ गए। भूख, बीमारी और हादसे इतने नाविकों को निगल गए जितना तमाम समुद्री लड़ाइयां भी मिलकर नहीं कर सकीं। और फिर भी लोग साइन करते रहे, लोग फिर भी जहाज़ों पर चढ़ते रहे, जैसे कोई बुलावा हो जिसे टाला न जा सके। एक छोटी सी बात, अगर ऐसी और कहानियां हो चाहिए तो सब्सक्राइब करना मत भूलना और बताओ तुम कहां से सुन रहे हो। वहां अभी कितने बजे हैं? बिहार के एक शख्स ने कहा, वे सुबह 4 बजे सुनते हैं। पता नहीं सोने से पहले का वक्त होता है या बहुत जल्दी की सुबह। खैर, अब हम चलते हैं डच रिपब्लिक में 1655 में। पर पहले आराम से बैठ जाओ, सच में आराम से। ताकि ये ठीक है, कंबल सही है, बढ़िया, मुझ पर भरोसा करो, ये काम आएगा। ठंडी सुबह की हवा तुम्हारे चेहरे को काटती हुई लगती है जब तुम रॉटरडैम के उत्तर एक छोटे से खेती वाले गांव में जागते हो। आंखें धीरे धीरे उस हल्की रोशनी में ढलती हैं जो तुम्हारे परिवार के घर की एकमात्र छोटी खिड़की से छन कर आती है। भूसे का गद्दा तुम्हारे करवट बदलते ही चरमराता है और हवा में धूल की एक परत उड़ जाती है। तुम्हारे गर्म बिस्तर जैसा कोई आराम यहाँ नहीं है, बस एक पतला ऊनी कंबल जो ठंड को मुश्किल से रोक पाता है। तुम्हारा नाम यान वॉन लाइडन है और 18 की उम्र में ही तुम दूध दही वाले खेत के काम से ऊब चुके हो। हर सुबह वही, भोर से पहले गायें दुहना, गोबर की बदबू जैसे कपड़ों में हमेशा के लिए बस गई हो। देहाती जिंदगी की वही अंतहीन एक रस्ता। तुम्हारे पिता और भाई इससे संतुष्ट दिखते हैं, पर तुम्हारे भीतर कुछ और की ख्वाहिश लगातार सिर उठाती रहती है। यान, गायें खुद नहीं दुहेंगी? बाहर से पिता की गूंजती हुई आवाज आती है। तुमने डच ईस्ट इंडिया कंपनी यानी वीओसी की कई कहानियां सुनी हैं। उनके जहाज दूर देशों तक जाते हैं। मसाले, रेशम और अकल्पनीय दौलत वहां से आती है। ऐसे किस्से कि लोग लौटकर पूरे पूरे खेत खरीद लेते हैं। कम से कम लोग यही कहते हैं। कोई उन लोगों का जिक्र नहीं करता जो कभी वापस नहीं आते। आ रहा हूं पिता, तुम आवाज लगाते हो, पर मन कहीं और भटक रहा है। महीनों से तुम चुपके चुपके एम्स्टर्डम भागने की तैयारी कर रहे हो। वीओसी में साइन करने के लिए तुमने यहां वहां से कुछ सिक्के छिपा कर बचाए हैं सफर के लिए। बस इतने। पिता कभी मंजूर नहीं करेंगे। उन्होंने बहुत कहानियां सुनी हैं उन लड़कों की जो जहाजों पर रवाना हुए और फिर कभी लौटे नहीं। पर उन्हें क्या पता असली रोमांच क्या होता है। इन सपाट उबाऊ खेतों से आगे दुनिया कैसी दिखती है। उस शाम जानवरों को चारा देकर जब परिवार काले ब्रेड और चीज के साधारण खाने पर बैठता है, तुम हिम्मत जुटाते हो, पिता मैं वीओसी की फ्लीट में शामिल होना चाहता हूं। तुम ऐलान करते हो और तुम्हारी आवाज उम्मीद से ज्यादा स्थिर निकलती है। मेज एकदम चुप हो जाती है। मां का चम्मच कटोरे से टकराकर खनकता है। पिता के चेहरे पर गुस्सा नहीं जैसा तुमने सोचा था, बल्कि उससे भी बुरा डर उतर आता है। बिल्कुल नहीं, पिता सपाट स्वर में कहते हैं। तुम्हें पता भी है कितने लड़के उन कागजों पर साइन करते हैं और कभी लौटते ही नहीं। जहाज, तैरती हुई ताबूतें हैं, वो तो बस डराने की कहानियां हैं। तुम बहस करते हो लोगों को दौलत से दूर रखने के लिए। मैं लौटकर इतना अमीर बनूंगा कि आपके सारे कर्ज चुका दूं, और उससे भी ज्यादा। पिता की आंखें सिकुड़ जाती हैं। अगर तुम वीओसी के लिए चले गए तो लौटकर यहां जगह की उम्मीद मत करना। अगर लौटे तो ये शब्द भीतर तक चुभ जाते हैं, मगर फैसला तुम कर चुके हो। उसी रात तुम अपनी छोटी छोटी चीजें समेटते हो। एक अतिरिक्त कमीज, अपना चाकू और वे कुछ सिक्के जो तुमने बचाए थे। भोर से पहले तुम्हारे पैरों की आहट के साथ तुम उस घर से फिसल निकलते हो जिसे तुमने हमेशा अपना माना था। एम्स्टर्डम का सफर 2 दिन का लगता है। ऊबड़ खाबड़ गाड़ी अंतहीन खेतों से गुजरती है, फिर एक सड़क किनारे सराय में रात।
जो तुम्हारी आधी बचत निगल जाती है, अंततः क्षितिज पर फैला हुआ शहर दिखता है। उसकी चर्च की मीनारें आसमान को छूती हुई लगती है। एम्स्टर्डम तुम्हारी इंद्रियों पर चढ़ जाता है। सड़कों पर जितने लोग तुमने एक जगह कभी नहीं देखे, उससे भी ज्यादा भीड़ है। दुकानदार अपने माल की पुकार लगाते हैं। मसालों, मछली और न नहाए शरीरों की मिलीजुली गंध हवा में तैरती रहती है। तुम धीरे धीरे बंदरगाह की तरफ बढ़ते हो, जहां तुमने सुना है वीओसी के दफ्तर हैं। रुक जाओ, गांव के लड़के, रास्ता भटक गए हो क्या? कोई आवाज पुकारती है। तुम मुड़ते हो। एक बहुत सलीके से कपड़े पहना आदमी तुम्हारी तरफ आ रहा है। उसके कपड़े तुम्हारे गांव में देखी किसी भी चीज से बढ़कर हैं। रेशमी वेस्टकोट, चमकते बूट, एक छोटी पंख वाली टोपी। मैं वीओसी के दफ्तर ढूंढ रहा हूं। तुम कहते हो, मैं नाविक बनकर साइन करना चाहता हूं। उसकी आंखें चमक उठती हैं। क्या किस्मत है, मैं हूं हेनरिक वॉन ग्रूट, कंपनी का रिक्रूटर। वह हाथ बढ़ाता है। तुम बिल्कुल ठीक आदमी से मिले हो। सब कुछ थोड़ा ज्यादा ही आसान लगता है, मगर शहर की चालें तुम क्या जानो। उसके आत्मविश्वास और बढ़िया कपड़ों के आगे तुम भरोसा कर लेते हो। मैं तुम्हें हमारी सबसे अच्छी जहाजों में से एक पर पक्का स्थान दिला सकता हूं। हेनरिक आवाज नीची करके कहता है, मेरे बिना आजकल नाम लिखवाना लगभग नामुमकिन है। बहुत सारे आदमी हैं, जगह बहुत कम। मेरे पास ज्यादा पैसे नहीं हैं। तुम मान लेते हो? हेनरिक हाथ हिलाकर कहता है, बस थोड़ी सी फीस, जिसे हम तुम्हारी तनख्वाह से एडवांस मान लेंगे, और जहाज चलने तक रहना खाना भी हो जाएगा। कंपनी के आदमी को सड़क पर तो नहीं सुलाएंगे, है ना? इससे पहले कि तुम ज्यादा सोच पाओ, हेनरिक तुम्हें एम्स्टर्डम की भूल भुलैया जैसी गलियों से ले जाता है और पूर्वी इंडीज की कहानियां सुनाता है। वहां की औरतें, वो आंख दबाकर कहता है, डच नाविकों पर जैसे टूट पड़ती हैं। और मसाले, कुछ सोने से भी कीमती। एक सफल यात्रा से लोगों ने हवेलियां खड़ी कर दी। कितने समय के लिए जाना होगा? तुम पूछते हो। 5 साल का करार सामान्य है। वह कहता है, समय उड़ जाएगा और तुम धनी बनकर लौटोगे। 5 साल की बात से पेट में हल्की गिरह पड़ती है, पर दौलत और रोमांच का वादा शक को दबा देता है। हेनरिक तुम्हें बंदरगाह से कुछ दूर एक अनदेखी इमारत में ले जाता है। यहीं हमारे भर्ती लोग रहते हैं। वह कहता है, सुरक्षित, ताकि कोई तुम्हारी जगह न छीन ले। अंदर कदम रखते ही बदबू टकराती है। नहाए बिना शरीर, बासी बियर, और उसके नीचे कुछ और बुरा। धुंधला तहखाना आदमियों से भरा है। कुछ जुआ खेल रहे हैं, कुछ कोनों में ढे पड़े हैं। सस्ता जिन पिए हुए तुम्हारा नया घर। हेनरिक हंसते हुए कहता है, जहाज 3 हफ्ते में चलता है। एक ऐसा करार साइन करने के बाद जिसे तुम मुश्किल से पढ़ पाते हो। तुम्हें कोने में एक पतली दरी दे दी जाती है। उस रात सख्त फर्श पर लेटे लेटे तुम्हें लगता है शायद तुमने बड़ी गलती कर दी, पर अब देर हो चुकी है। पिता की बातें कानों में गूंजती हैं। अब लौटना नहीं। तहखाने के दिन आपस में घुल मिल जाते हैं। खाना मुश्किल से खाने लायक पानी जैसा दलिया और बासी ब्रेड। हेनरिक कहता है, इससे तुम्हारा पेट जहाज के खाने के लिए तैयार रहेगा। हाँ, जिन तो खूब बहता है, ज्यादातर लोगों को हमेशा के नशे में रखता है। बेहतर है तुम लड़के खुश रहो। हेनरिक जब भी आता है और शराब ले आता है, एक सुबह जो हफ्तों जैसी लगती है, उसके बाद हेनरिक और उसके साथी तुम्हें झकझोरते हुए जगाते हैं। आज का दिन है दोस्तों। वह खुश होकर कहता है, जहाज पर चढ़ने का समय। पर कुछ गड़बड़ लगती है आदमियों को। आज जरूरत से ज्यादा जिन दी जा रही है। तुम थोड़ा ही लेते हो ताकि दिमाग साफ रहे। ध्यान से सुनो। हेनरिक की हंसमुख नकाब एक पल को खिसकती है। जब हम वीओसी की बिल्डिंग पहुंचे, किसी भी तरह अंदर घुस जाना। वहीं जगहें तय होंगी और बहुत लोग होंगे, वही जगहें चाहने वाले।
लेकिन तुमने कहा था हमारी जगह पक्की है। एक आदमी बोल उठता है, और है भी। हेनरिक भरोसा दिलाता है, अगर तुम दरवाजे के भीतर पहुंच गए तो। जैसे ही वे तुम्हें एम्स्टर्डम की गलियों से वीओसी के मुख्य दफ्तर की ओर ले जाते हैं, असली तस्वीर साफ होने लगती है। इमारत के चारों तरफ सैकड़ों की भीड़ उमड़ी हुई है। लोग सचमुच दीवारें चढ़ रहे हैं। खिड़कियों से अंदर घुसने की कोशिश, कोई कोई नीचे कूदता है, औरड में गिरकर हाथ पैर टुड़वा बैठता है। ये क्या है? तुम सन्न रहकर पूछते हो। हायरिंग फेयर? हेनरिक बस इतना कहता है, अब जाओ। अगले कई घंटे पागलपन में बदल जाते हैं। तुम धक्कों में बहते हो, भीड़ के दबाव में कुचले जाते कचोटे जाते हो। 2 बार तो सांस रुकती हुई लगती है। जब आखिर दरवाजे एक और ग्रुप के लिए खुलते हैं, तुम किसी तरह फिसलकर अंदर निकल जाते हो। ऊपर वाली खिड़की से एक आदमी गिरता है, उसे बाल बाल बचाते हुए। अंदर वीओसी के दफ्तर में हेनरिक के वादे की हकीकत पूरी तरह सामने आ जाती है। वह उसी किस्म का आदमी है जिसे नाविक, सोल सेलर या क्रिम्पर कहते हैं। ऐसे लोग बेबस युवकों को जुटाते हैं, उन्हें शराब में डुबोकर जैसे कैद रख देते हैं और फिर कंपनी को फीस लेकर सौंप देते हैं। जब तुम्हारा कागजी काम होता है और तुम्हें 5 साल की सेवा में दर्ज किया जाता है, तुम्हें पता चलता है हेनरिक तुम्हें लाने के 150 गिल्डर पाता है और रहने खाने के लिए 50 और। ये रकम तुम्हारी तनख्वाह से काट ली जाएगी और तुम्हारे हिस्से में वादा किए से बहुत कम बचेगा। अब अगर विरोध किया तो बस तुम्हें सड़क पर फेंक दिया जाएगा। 2 दिन बाद तुम्हें पहली बार उस जहाज की झलक मिलती है जो अगले कई महीनों तक तुम्हारा घर होगा। द ईस्ट इंडिया बहुत विराट दिखता है। तुम्हारे गांव की किसी भी इमारत से 3 गुना बड़ा। उसके 3 मस्तूल घाट के ऊपर आसमान तक उठे लगते हैं। उसके विशाल पाल कसकर लपेटे हुए हैं, जैसे सोए हुए दैत्य अपनी सांस रोके पड़े हों। कमाल है ना मुंबई? तुम्हारे बगल में खड़ा धूप और खारे पानी से झुलसा हुआ नाविक कहता है, बेटावियाज प्राइड मसालों वाले टापुओं के लिए निकल रही है। तुम सिर हिलाते हो, शब्द जैसे गले में अटक जाते हैं। जहाज एक साथ हैरानी भी जगाता है और डर भी। पहला सफर है। वो पूछता है, तुम्हारे चेहरे पर लिखी कहानी पढ़कर हाँ तुम मान लेते हो। वह आधी दया आधा मजाक वाली नजर से देखता है। चलो खेत वाले लड़के, अब असली पढ़ाई होगी। जहाज पर चढ़ना जैसे किसी और दुनिया में कदम रखना है। अफसर चिल्ला रहे हैं, नाविक दौड़ रहे हैं। तुम्हें नीचे क्रू क्वार्टर्स में भेज दिया जाता है, जो कार्गो होल्ड से बस एक मंजिल ऊपर है। जगह वैसी नहीं जैसी तुमने सोची थी। जहां तुमने खाटें या कम से कम झूलते हममॉक्स सोचे थे, वहां अंधेरा तंग कमरा है जहां लोग कंधे से कंधा जोड़कर सख्त डेक पर सोएंगे। छत इतनी नीची है कि सीधे खड़े होना भी मुश्किल है। ऊपर की तख्तियों की दरारों से जो थोड़ी रोशनी छनती है, वही सब कुछ है। यहां सोएंगे हम। तुम एक नए लड़के से पूछते हो, सोएंगे, खाएंगे, और जब मौसम इतना खराब हो जाए कि जहाज के टॉयलेट इस्तेमाल न हो सकें, तो वहीं निपटेंगे भी। वह सपाट चेहरा बनाए कहता है, समुंदर की शाही जिंदगी में स्वागत है। हवा में नहाए बिना शरीरों की गंध, तारकोल की तीखी महक और पेशाब की साफ झोंक। अभी तो जहाज बंदरगाह से निकला भी नहीं। पहली रात सख्त डेक पर करवट बदलते नींद नहीं आती। पिता की चेतावनी याद आती है। शायद उन्हें तुम जितना मानते थे उससे ज्यादा पता था, पर अब पछताने का कोई अर्थ नहीं। भोर में जहाज की घंटी बजती है। सब हाथ डेक पर लंगर उठते हैं, पाल खुलते हैं और बेटावियाज प्राइड धीरे धीरे एम्स्टर्डम से छूटती जाती है। शहर दूर होता जाता है। तुम रेलिंग पर खड़े वही दुनिया जो तुम्हें अब तक पता थी, उसे ओझल होते देखते हो। एक बूढ़ा नाविक तुम्हारे पास आकर रुकता है। मन तो नहीं बदल रहा? वह पूछता है। नहीं, तुम झूठ बोलते हो। वह हंसता है,
पर उसमें हंसी नहीं होती। बदलेगा। उत्तर सागर उछाल भरी लहरों से जहाज का स्वागत करता है। शाम तक तुम और ज्यादातर नए लड़के बुरी तरह बीमार पड़ चुके होते हो। पेट उलटता पलटता है। अनुभवी नाविक तुम्हारी उल्टियों के पास से ऐसे निकल जाते हैं जैसे कुछ देखा ही न हो। तुम्हारे पैर समंदर पर जम जाएंगे। एक कहता है या तुम मर जाओगे। दोनों में किसी भी हाल में उल्टी एक दिन रुक ही जाती है। जैसे जैसे जहाज इंग्लिश चैनल में बढ़ता है, तुम्हें अपनी हकीकत समझ में आने लगती है। वो रोमांटिक ख्वाब जिसने तुम्हें पिता के खेत से दूर खींचा था, अब पिघल गए हैं और उनकी जगह वीओसी के जहाज की सख्त जिंदगी खड़ी है। खाना मुश्किल से खाने लायक है। इतना नमक भरा मांस कि दांत चबाते चबाते हार मान लें। सूखा सख्त बिस्कुट जिसमें घुन रेंगते हैं, और बियर जिसका स्वाद हॉलैंड की किसी ब्रुअरी जैसा नहीं बल्कि खारे समुद्री पानी जैसा है। काम बिना रुके चलता है। डेक रगड़ना, रस्सियां खींचना, पाल रफू करना, खेत के काम से खड़े हुए हाथ अब सन की खुरदुरी रस्सियों से छिलते हैं, फटते हैं, खून रिसता है। नीची छत वाले क्वार्टर्स में झुक झुक कर पीठ दुखती रहती है। अफसर नए लड़कों पर रहम नहीं दिखाते। गलती पर गाली मिलती है या कोड़ा। रात को सख्त डेक पर लेटे ऐसे करवट बदलते हो कि छाले न फूटे, चोटों पर ज्यादा दबाव न पड़े। मन में आता है, क्या तुम वाकई उन उष्ण कटिबंधीय जन्नतों तक पहुंच पाओगे जिनका हेनरिक ने लालच दिया था? और अगर पहुंचे भी तो क्या वे वैसी ही होंगी जैसी तुम्हारी उम्मीद थी? एक रात एक बूढ़ा नाविक पीटर, जो ये सफर 3 बार कर चुका है, छोटे से ब्रेक में तुम्हारे पास बैठता है। मैं वो नजर पहचानता हूं। वह कहता है और अपनी फ्लास्क तुम्हारी तरफ बढ़ाता है। तुम सोच रहे हो कि तुमसे जिंदगी की सबसे बड़ी भूल हो गई। तुम कृतज्ञता से घूंट लेते हो, है ना? पीटर कंधे उचका देता है। हो सकता है, पर तुम यहां हो और सोचने से कुछ बदलने वाला नहीं, बचना है तो जल्दी सीखो। क्या जानूं? तुम उतावले होकर पूछते हो। पीटर पास झुकता है। पहला, अफसर तुम्हारे दोस्त नहीं पर दुश्मन भी नहीं। उन्हें बस जहाज चलाना आता हो, यही चाहिए। दूसरा, कुछ ऐसा ढूंढो जिसमें तुम ठीक हो। खाना बनाना, सिलाई, बढ़ईगिरी। जो माहिर है उसकी कदर होती है। तीसरा, वो अपनी कनपटी थपथपाता है। दिमाग को संभाल कर रखो। समुंदर अक्सर जिस्म से पहले आदमी की अक्ल ले जाता है। यूरोप का किनारा पीछे छूटता है। जहाज अटलांटिक के विशाल नीले में उतर चुका है। तुम पीटर की बात मानने की कोशिश करते हो। बढ़ई के हिस्से में ज्यादा काम के लिए हाथ उठाते हो। खेत के औजारों से थोड़ा बहुत काम तुम्हें आता है। हेड कारपेंटर विल, रूखे लहजे वाला आदमी, तुम्हारी पहल को तवज्जो देता है। भले तुम्हारी काबिलियत सीमित हो, कम से कम तुम्हें हथौड़ा और छैनी में फर्क पता है। वह गुर्राकर कहता है, यह भी इन बेवकूफों से ज्यादा है। जो करना क्या है जानते ही नहीं। कुछ बड़ा नहीं, पर इस तैरती जेल में एक छोटी सी सराहना भी जीत जैसी लगती है। सफर के तीसरे हफ्ते में पहला आदमी मरता है। तुम्हारी ही उम्र का एक नाविक तेज बुखार में पड़कर, जो पूरे क्वार्टर्स में फैला था, हार जाता है। उसका शरीर पुराने पाल में लपेटा जाता है। तोप के गोले बांधकर वजन दिया जाता है और एक छोटे से धार्मिक पल के बाद समुद्र को सौंप दिया जाता है। अपने साथी को याद रखो, कप्तान गंभीर स्वर में कहता है, और ये भी याद रखो कि कंपनी सहने वालों को ही इनाम देती है। अटलांटिक की फूलती गिरती लहरें उस ढके हुए जिस्म को अपने में समेट लेती हैं। तुम सोचते रह जाते हो, पूर्वी इंडीज तक पहुंचने से पहले और कितने जाएंगे, और क्या उनमें तुम भी शामिल होगे? ढका हुआ शरीर लहरों के नीचे गुम हो जाता है। एक पल की खामोशी, फिर सब वापस काम में,
जैसे कुछ हुआ ही नहीं। वीओसी के जहाज पर जिंदगी किसी के लिए नहीं रुकती, मौत के लिए भी नहीं। धीरे धीरे तुम इस तैरती लकड़ी की दुनिया की लय सीख लेते हो। जहाज की घंटियां तुम्हारी जिंदगी बांट देती है। वॉचेज में 4 घंटे काम, 4 घंटे आराम, कम से कम कागज पर तो यही है। हकीकत में मुश्किल मोड़ों पर या आपात में सबको बुला लिया जाता है। नींद टूटे फूटे टुकड़ों में मिलती है। आदत डालो, पीटर कहता है, एक दुर्लभ आराम पल में, जब तुम लाल आंखें मसल रहे होते हो। 15 साल हो गए, 3 घंटे से ज्यादा एक बार में नहीं सो पाया। जहाज की रफ्तार घंटियों से चलती है। 8 घंटियां एक वॉच का अंत बताती हैं। फिर गिनती, फिर से शुरू। यहां तक कि सपनों में भी वही ताल घुस आती है। 1 घंटी, 2 घंटी, 3 घंटी। तुम्हें सुबह की वॉच मिली है 4 से 8 बजे तक, और फर्स्ट डॉग वॉच शाम 4 से 6 तक। मतलब भोर से पहले की सबसे ठंडी, सबसे अंधेरी घड़ियां तुम जागते हो। और फिर दिन के सबसे गर्म हिस्से में भी दोनों तरफ से मार। इससे बुरा क्या? विलियम बढ़ई कंधे उचकाकर कहता है, जब तुम शिकायत करते हो, मिडिल वॉच रात 12 से 4 उसे झेलो, फिर देखना सही नींद क्या चीज है। बिटाविया स्प्राइट पर जिंदगी एक कठोर रूटीन में जम जाती है। बोसन की सीटी पर उठना जैसा भी कुछ नाश्ता कहलाता हो, उसे गले से उतारना, और फिर तब तक काम जब तक टांगे जवाब न दे दें। रस्सियां, डेक, पाल, बिल्ज का पानी पंप करना, हाथों पर पुराने छालों पर नए छाले, पीठ जैसे स्थायी तौर पर झुक गई हों। खाने का हाल हफ्ता दर हफ्ता और बिगड़ता जाता है। नाश्ता धूसर सा, चिपचिपा घोल, शायद कभी दलिया रहा हो, उसमें अजीब सी गांठें जो दांतों के नीचे चरचराती हैं। ज्यादा मत देखो। कॉर्नेलिस नाम का बूढ़ा नाविक सलाह देता है, जब तुम कटोरे से भृंग जैसे दिखते टुकड़े को निकालते हो, जल्दी निगल लो और प्रोटीन के लिए शुक्रिया बोलो। दोपहर के खाने में नमक में सना बीफ या पोर्क इतना खारा कि होंठ फटने लगे। साथ में मटर या फलियां गीली राख के रंग की, मांस पर अक्सर हरी सी चिकनी लकीरें, जिन्हें सब अनदेखा करने का नाटक करते हैं। ये इंसानों के खाने लायक नहीं। तुम बड़बड़ाते हो, नमक सने सुअर के टुकड़े को चाकू से काटने की जद्दोजहद करते हुए। नहीं है, कॉर्नेलिस हंस कर कहता है, इसलिए इसे नाविकों को दिया जाता है। शाम 6 बजे का खाना, सबसे घिनौना सुबह और दोपहर की बची चीजें मिलाकर एक उबकाई लाने वाला शोरबा। एकमात्र राहत रोज की थोड़ी सी पानी मिली ब्रांडी, जो स्वाद की नसों को सुन्न कर देती है और मांसपेशियों के लगातार दर्द को कुछ देर के लिए दबा देती है। पीने का पानी लकड़ी के पीपे में बहुत जल्दी सड़ने लगता है। 1 महीने बाद उसमें हरी काय तैरती है। छोटे छोटे जीव रेंगते दिखते हैं अफसरों को। ताज़ा पानी थोड़ी देर और मिलता रहता है, पर आम नाविक जैसे तुम दांत भींचकर घूंट को किसी तरह छानते हुए निगलते हो। मत सोचो, पीटर कहता है, जब तुम खारे बदबूदार पानी से उबकाई लेते हो, बस ये मान लो कि यह घर वाली सराय की बियर है। घर, यह शब्द चुभता सा लौटता है। जिस खेत से भागना चाहते थे, वही अब इस तैरती नर्क सी जिंदगी के मुकाबले जन्नत लगता है। नीचे डेक पर क्रू क्वार्टर्स गंदगी और बदबू का जीवित बुरे ख्वाब बन चुके हैं। जहां आधे लोगों की जगह होनी चाहिए, वहां 100 से ज्यादा आदमी ठूंसे हुए हैं। हवा इतनी भारी है कि जैसे उसे चबा सकते हो। बदन की गंध, बिना धुले कपड़ों की सड़ांध, समंदर की बीमारी से उल्टी करने वालों की तेज दुर्गंध, सब मिलकर एक ऐसी घुटन भरी हवा बना देते हैं जो कभी छंटती ही नहीं। मुंह से सांस लो, मार्टिन नाम का नाविक सलाह देता है। कुछ महीनों बाद पता भी नहीं चलेगा। ये दिलासा नहीं है, तुम बड़बड़ाते हो, वह कंधे उचकाता है। दिलासा देने भी नहीं कहा, नींद भी राहत नहीं देती। पतले से बिछौने के नीचे सख्त डेक,
तुम्हारी कूल्हों की हड्डियां और कंधे नीले पीले कर देता है। अंधेरे में चूहे तुम्हारे ऊपर, तुम्हारे पास से फुर्र फुर्र भागते हैं। साथियों की खर्राटे, खांसी और बीच बीच में होने वाली उबकाइयां तुम्हारी टूटी फूटी नींद की स्थायी धुन बन जाती है। एक सुबह आंख खुलती है तो एक चूहा बेखौफ तुम्हारी छाती पर बैठा है, तुम्हारी कमीज की बाजू कुतर रहा है। तुम गाली देते हुए उसे झटका देते हो। दोस्ती हो गई क्या? पास से कॉर्नेलिस हंस देता है। कुछ लोगों से तो ये बेहतर साथी है, तुम पलट कर कहते हो, और उस कम बोलने वाले बूढ़े के चेहरे पर एक दुर्लभ हंसी चमक जाती है। सबसे बुरा चूहे नहीं, न ही गंदगी, सबसे बुरा है निजीपन का पूरी तरह अभाव। हर जिस्मानी जरूरत सबकी नजरों के सामने। जहाज के आगे वाले हिस्से में हेड्स यानी लकड़ी के तख्तों में बने कच्चे से छेद, जहां लोग हल्का होते हैं। खुले आसमान के नीचे और फोर डेक पर खड़े किसी भी शख्स की आंखों के सामने तूफान या खराब मौसम में लोग क्वार्टर्स के भीतर ही बाल्टियां इस्तेमाल करते हैं और बदबू और गाढ़ी हो जाती है। आदत पड़ जाएगी। हर किसी की यही रट है और तुम इन शब्दों से धीरे धीरे नफरत करने लगे हो। सफर के 2 महीने बाद जहाज भूमध्य रेखा के पास वाले डोलड्रम्स में घुसता है। हवा थम जाती है, पाल ढीले पड़ जाते हैं और धूप निर्दयता से सिर पर हथौड़े की तरह पड़ती है। जहाज की रफ्तार रेंगने लगती है। कभी कभी दिन भर में बस कुछ मील ऐसी गर्मी नीदरलैंड्स की ठंडी मिट्टी में पले तुमने कभी नहीं देखी। पसीना बदन से बहता रहता है। कपड़े भीगते हैं पर सूखते नहीं। डेक की तख्तियों के बीच भरा तारकोल नरम पड़कर फूलने लगता है। लोहे की चीजें नंगे हाथ से छूना नामुमकिन। नरक की चौखट पर स्वागत है। पीटर थपकियां देता हुआ पसीना पोंछता है। अभी असली बुराई तो आगे है। इतनी गर्मी में नीचे के क्वार्टर्स सचमुच असहनीय हो जाते हैं। हवा इतनी गाढ़ी और सड़ी कि मोमबत्तियां तक ठीक से नहीं जल पाती। लोग किनारे पर फड़फड़ाती मछलियों की तरह हांफते हैं। कुछ सख्त मनाही के बावजूद डेक पर सो जाते हैं। मैं नीचे एक और रात काटने से घोड़े खाना पसंद करूंगा। बोसुन द्वारा पकड़े गए एक नाविक की बड़बड़ाहट। अगले सुबह उसे 20 कोड़ों की सजा मिलती है, कैट ओ 9 टेल्स की। उसकी पीठ खून से भरी चीरों की जाली बन जाती है और जहाज का हकीम नमकीन पानी से घाव धोता है। आदमी दांत भींचकर चिल्लाता है, ये सबक याद रहे। बोसुन बाकी क्रू को सुनाता है, डोल ड्रम्स में भी अनुशासन की छुट्टी नहीं। उसी रात उस डरावने नज़ीर के बावजूद तुम्हें ताज़ी हवा की तड़प सताती है। क्वार्टर्स जलता हुआ तंदूर है। हवा इतनी खराब कि जैसे ठोस हो। हर सांस फेफड़ों को जलाती है। सज्जा का खतरा उठाकर तुम रात की सबसे काली घड़ी में चुपके से मेन डेक पर आ जाते हो। ऊपर का आसमान आंखें खोल देता है। तारों का अंतहीन चमकता गुंबद जितने तुमने सपने में भी नहीं सोचे। कांच से शांत समंदर में उनकी परछाइयां एक पल को ये खूबसूरती तुम्हारे दुख भुला देती है। खूबसूरत है ना? एक आवाज चौंकाती है। जहाज का डॉक्टर, पतला सा आदमी नाम लो हृक्यांश, जो आम तौर पर साधारण नाविकों से घुलता नहीं। जी साहब, तुम डरते डरते कहते हो कि कहीं रात में डेक पर होने की शिकायत न कर दे। चिंता मत करो, वह तुम्हारे मन को पढ़ लेता है। रिपोर्ट नहीं करूंगा। मैं भी ज्यादातर रातें यहीं ऊपर आता हूं। वह तारों की ओर इशारा करता है। नीचे तख्तों की छत घूरने से और उस सूप जैसी हवा में सांस लेने से ये बेहतर है। धन्यवाद साहब। वह अचानक डॉक्टर की आवाज में पूछता है, तबीयत ठीक? बुखार तो नहीं? पेट ढीला तो नहीं? ठीक हूं साहब, तुम कहते हो, जबकि सच में सख्त बिस्कुट चबाते हुए मसूड़े हल्के हल्के दुखते हैं और बांह पैर पर बेवजह छोटे छोटे नीले निशान उभरने लगे हैं। डॉक्टर को यकीन नहीं आता। कुछ बदले तो तुरंत आना, देर से नहीं। वह चलता बनता है, तुम्हें सोचता छोड़कर कि उसने
क्या देख लिया जो ऐसा पूछा? भोर से पहले तुम वापस नीचे खिसक आते हो, बिना पकड़े गए। अगले दिन नया डर सामने आता है। एक बुजुर्ग नाविक एड्रियन, जो ये सफर 2 बार कर चुका है, रस्सी खींचते खींचते अचानक ढह पड़ता है। साथी उसे उठाकर नीचे सिक बे ले जाते हैं, यानी क्रू क्वार्टर्स का थोड़ा सा अलग, कम भीड़ वाला कोना जो बीमारों के लिए तय है। ऑफ वॉच के घंटों में तुम उसे देखने आते हो, पीने का एक करछुल पानी लेकर। जो दिखता है वह पेट में सिहरन भर देता है। एड्रियन का चेहरा सूझा हुआ, मसूड़े खुलेआम खून बहा रहे हैं, चमड़ी पर काले नीले धब्बे जैसे प्लेग के दाग। क्या हुआ इसे? तुम पूछते हो डॉक्टर, लकड़ी की स्पैटुला से उसके मुंह की जांच करता हुआ। स्कर्वी? डॉ यांस कठोर स्वर में कहते हैं। मल्लाहों का श्राप, बहुत देर से ताजा राशन नहीं मिला, बचेगा क्या? तुम पूछते हो। वो सीधी नजर से देखते हैं। जब तक ताजा फल सब्जी न मिले नहीं। और समंदर के बीचों बीच मिलेगी कहां? 3 दिन बाद एड्रियन मर जाता है। बीमारी ने उसके जिस्म को ऐसा तोड़ डाला है कि पहचानना मुश्किल हो गया है। पहले की तरह उसे भी पुराने पाल में सी दिया जाता है और गहराई में सुला दिया जाता है। इस बार तुम भी शरीर तैयार करने में हाथ बटाते हो। एक ऐसा अनुभव जो तुम्हारे सपनों को सालों तक डराएगा। कफन सीते सीते उसके दांत खुद ब खुद निकल पड़े। मार्टिन फुसफुसाता है। कैनवास पर कंकड़ों की तरह टकटक गिरते गए और बदबू। वह कांप उठता है। डर की लहर पूरे क्रू में दौड़ जाती है। हर कोई अपने जिस्म की जांच करता फिरता है। मसूड़ों से खून, अजीब से निशान, सूजे हुए जोड़। तुम खुद हर कुछ घंटों में उंगली से दांत दबाकर देखते हो, कहीं ढीले तो नहीं पड़ रहे। यह खौफ छाती में हथौड़ा बनकर बजता रहता है। चिंता सिर्फ स्कर्वी की नहीं, पीटर एक शांत पल में समझाता है। पेचिश, टाइफस, मलेरिया जैसे ही असली उष्णकटिबंधीय पट्टी में घुसेंगे, कंपनी मानकर चलती है कि हम में से 1/3 बेटाविया पहुंचने से पहले ही खत्म हो जाएंगे। यही कारोबार की कीमत है। 1/3 ये संख्या तुम्हें झटका देती है। अगर किस्मत अच्छी रही तो वह कड़वाहट से जोड़ता है। कुछ सफरों में आधे लोग चले जाते हैं। इस दिल बहलाने वाली बात के सहारे डोलड्रम्स के दिन घिसटते हैं। पानी खतरनाक रफ्तार से घट रहा है। राशन कटता है, फिर और कटता है। लोग आखिरी बूंदों पर पीपे के तले में जमे पानी के लिए लड़ाई करने लगते हैं। अफसरों के लिए अनुशासन बनाए रखना दिन ब दिन मुश्किल। देखना जल्दी मक्खियों की तरह मरने लगेंगे। कॉर्नेलिस 2 नाविकों को सड़े पानी की प्याली पर भिड़ते देखते हुए ठंडे लहजे में कहता है, फिर बाकियों के लिए ज्यादा पानी बचेगा। प्रकृति का संतुलन, उसकी यह बेरहमी तुम्हें हिलाती है, पर तुम समझने लगे हो समंदर पर नरमी बहुत कम लोगों के बस की चीज है। जीना है तो हिसाब से सोचो, चाहे बर्बर ही क्यों न लगे। राहत एक तपती दोपहरी अचानक आती है। दूर काले बादल आसमान निगल लेते हैं। कप्तान बारिश की तैयारी का हुक्म देता है। जो भी बर्तन मिले डेक पर चढ़ा दिए जाते हैं। पीपे, बाल्टियां, यहाँ तक कि पालों को कटोरे की तरह मोड़कर पानी रोका जाता है। और जब बारिश आती है तो जैसे आसमान फट पड़ता है। पानी चादरों की तरह गिरता है। लोग कपड़े उतार कर नाचते हैं, मुंह खोलकर ताजा पानी पीते हैं। तुम भी भीगते हुए भूल जाते हो सब, जैसे त्वचा पर ईश्वर का हाथ फिर रहा हो। ईश्वर की दया। कोई तूफान की गड़गड़ाहट पर चिल्लाता है। बारिश हवा भी लाती है। पाल भरते हैं। जहाज फिर सरकता है। डोलड्रम्स पीछे छूट जाते हैं। अफसर इस जश्न को थोड़ा और देर तक चलने देते हैं। उन्हें भी पता है क्रू को इस छोटी सी खुशी की प्यास थी। उस रात पीपे पानी से लबालब और जहाज की चाल संभलती हुई नीचे क्वार्टर्स में मन लगभग प्रसन्न है। लोग शैंटी गाते हैं, पांसे फेंकते हैं, घर की कहानियां बांटते हैं। हफ्तों बाद तुम्हें उम्मीद की एक चिंगारी मिलती है। शायद
हम सच में बच निकलेंगे। तुम पीटर से कहते हो, वह तुम्हें परखता है। तुम जितने लगते हो उससे सख्त हो। खेत वाले लड़के, हो सकता है तुम निकल ही जाओ। पर ये सुधरे हालात टिकते नहीं। जहाज और दक्षिण में जाता है तो नए झंझट आते हैं। गर्मी वैसी ही रहती है और अब उड़ने वाले कीड़ों के झुंड न जाने कैसे जमीन से सैकड़ों मील दूर जहाज तक पहुंच जाते हैं। वे खाना पीना, पानी के पीपे, क्रू की बिछावन हर जगह घुस जाते हैं। अतिरिक्त प्रोटीन की आदत डाल लो। विलियम हंसता है। सुबह अपने दलिये से 3 नन्हे काले भृंग निकालते हुए खाना। अब सचमुच चिंता बन रहा है। नमक सना मांस और ज्यादा सड़ांध मारने लगा है।